हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि यदि वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ज़्यादातर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और कुछ जो बचे हुए टॉपिक हैं अपने 1D के वो भी देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आप जितने अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जितने ज़्यादा क्वांटिटी आप जितने ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ही अच्छा बेनिफिट या आउटपुट जो है वो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट के अंदर बात की थी कि कोई भी वस्तु जो होती है उसको ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगता है उसे नीचे आने में भी। कब? जब वायु का प्रतिरोध हम लोग नगण्य मान कर चलें। अब आज जो है वो हम लोग उसी चीज़ को जो है वो एक और नोट लगाकर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग कि हम लोग ये बोलेंगे कि यदि हवा के घर्षण बल को हम लोग मान लें, ठीक है, यदि हवा का घर्षण या प्रतिरोध नगण्य ना हो तो क्या होगा। हवा का घर्षण या प्रतिरोध जो है वो नगण्य ना हो तो क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हवा का प्रतिरोध या घर्षण नगण्य ना है तो कोई भी वस्तु जो है उसे पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी u वेग से, और मान लो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है यहाँ तक, और यहाँ तक जाने में उसे समय जो है वो लग रहा है t1, ठीक है। अब उसी वस्तु को जब हम लोग वही वस्तु जो है जब ऊपर से यहाँ पर इसका कुछ समय के लिए वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में यही वस्तु जो है वो वापस से नीचे की ओर गति करना प्रारंभ कर देती है और यहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ तक ये वापस जो है वो पहुँच रही है t2 समय के अंदर। अब यदि हवा के घर्षण को हम नगण्य माने तो हमने बोला था कि t1 और t2 का मान जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर हम हवा के घर्षण को नगण्य ना माने तो इन दोनों के मान के अंदर डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है। क्या अंतर जो है वो यहाँ पर अपने पास होता है कि वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है, वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है वो नीचे आने में लगे समय की तुलना में कम होता है। ऊपर जाने में जो समय लगता है t1, वो t1 जो है वो नीचे आने में लगे समय की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब समय कम लग रहा है तो समय कम लग रहा है कण को ऊपर की ओर जाने में, समय ज़्यादा लग रहा है कण को नीचे की ओर आने में। तो अगर समय कम लग रहा है तो हम बोलेंगे कि आसानी से पहले जो है वो कौन सी वस्तु पहुंचेगी, तो हम बोलेंगे पहले जो है जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वो कम समय के अंदर अधिकतम ऊंचाई तक चली जाएगी, लेकिन उसे उसी अधिकतम ऊंचाई से वापस धरातल तक आने में समय लगने वाला जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कब? जब हवा का घर्षण बल या प्रतिरोध नगण्य ना हो तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और उसके लिए आपको ग्राफ जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो है वेग के अंदर और समय के अंदर, वेग के अंदर और समय के अंदर आपको ग्राफ जो है वो दे रखा है इसमें। ये वाला जो वेग का मान है यहाँ पर, ये वेग का मान आपको दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकेंड।
यहाँ पर जो समय है उस समय का मान ये t बराबर बता रहा है 2 सेकेंड। यहाँ पर जो समय है वो आपको बता रहा है, या ना भी बताए तो भी कोई बात नहीं, और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो समय नहीं बता रहा है, केवल वेग दिया है और समय दे रहा है। आपको कण जो है वो क्या बोल रहा है आपको लैंग्वेज के अंदर, कि कण को ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, फेंका गया है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है सबसे पहली चीज, वह समय बताओ, वह समय बताओ जब कण के वेग की दिशा, या मैं बोल सकता हूँ वेग की दिशा की बजाय गति की दिशा बदलती है। वह समय बताना है जहाँ पर कण के वेग की या गति की दिशा बदलती है। दूसरी चीज़ जो आपको पूछ रहा है, कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितनी होगी। दूसरी चीज़ ये आपको पूछ रहा है। तीसरी जो चीज़ पूछ रहा है वो पूछ रहा है कण द्वारा चली गई कुल दूरी व विस्थापन कितना होगा। चौथी चीज़ आपको पूछ रहा है, जब कण पुनः पृथ्वी की सतह पर आएगा, सतह पर आएगा, तब उसका वेग कितना होगा, तब उसका वेग कितना होगा। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। बड़ी सी सिंपल सी बात है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, बड़ी सी सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, आपको दे दिया v बराबर है 50 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर समय दे दिया t बराबर 2 सेकेंड। समय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है t बराबर 0 सेकेंड से। ठीक है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक तो कण जो है वो किस में है, रेस्ट की स्थिति में है, कोई वेग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब t बराबर 2 सेकेंड पर कण का वेग जो है वो कितना है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हमने कण को जो है वो t बराबर 2 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ करवाया है, t बराबर 2 सेकेंड पर। अब 2 सेकेंड से ये गति करता हुआ नीचे की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। अब मुझे कैसे पता चले ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर? तो सबसे पहली बात तो आपको बोल रहा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। तो जहाँ से कण गति करना शुरू कर रहा है आपको वो समय देखना है बस। ठीक है, आपको उस समय को मूल बिंदु पर लेना है। जहाँ से गति करना शुरू कर रहा है उस समय को आपको कहाँ से स्टार्ट करके देखना है, मूल बिंदु से स्टार्ट करके देखना है। तो अगर मैं मूल बिंदु से स्टार्ट करते हुए देखूं तो मैं कहूँगा कि ग्राफ जो है वो यहाँ से किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब वेग के अंदर क्या हो रही है, कमी। वेग के अंदर कमी होती होती यहाँ पर जो है वो वेग कितना हो गया, तो हम कहेंगे वेग जो है वो ऊपर या नीचे जाने पर घटता है या बढ़ता है, लेकिन बीच में यहाँ पर आ गई ग्राफ, तो इसका मतलब हो गया कि वेग का मान हो गया 0। ठीक है, इसके बाद में वापस से वेग का विपरीत दिशा में परिमाण बढ़ना शुरू होता है और यहाँ पर जाकर वेग का परिमाण जो है वो अधिकतम में हो जाता है। तो अगर हमें ये देखना हो कि इसका वेग जो है
यहाँ पर जाकर इसका वेग जो है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि वह समय बताओ जब कण के वेग की दिशा या गति की दिशा जो है वो बदल रही है। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर जो समय का मान है वही अपना क्या हो गया, आंसर। क्यों, इससे पहले जो है वो कण इस दिशा में गति कर रहा था, इसके बाद में कण जो है वो विपरीत दिशा में गति करने लग गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कण को जब ऊपर की ओर फेंका गया तो वो अधिकतम ऊंचाई तक गया। अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद में उसका वेग जो है वो कुछ समय के लिए हो गया 0। फिर वो वापस किधर गति करने लग गया, नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करने लग गया। तो गति की दिशा देखो, इस वाले बिंदु पर इससे पहले तो गति की दिशा थी ऊपर की ओर, इसके बाद में गति की दिशा थी नीचे की ओर। तो गति की दिशा अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर ही बदल रही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जब वेग का मान कुछ समय के लिए 0 होता है, यहाँ पर कण के वेग की या गति की दिशा जो है वो बदल रही है। तो यहाँ पर कण की गति की दिशा बदल रही है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया v बराबर कितना है, 0। अब आपको वो समय बताना है जब कण का वेग जो है वो कितना हो गया, 0। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। किस तरीके से, यहाँ पर t बराबर 0 सेकेंड है, यहाँ पर t बराबर 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड से ये गति करना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है इस ग्राफ को थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए बनाते हैं। यहाँ पर समय जो है, हम ग्राफ को जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम मूल बिंदु से शुरू करना बता देते हैं। हमने बोल दिया ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ये अपने पास हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर वेग का जो मान है वो हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड इस वाले बिंदु पर। यहाँ पर वेग का मान हमने बोल ही दिया कितना, 0, और कण यहाँ तक गति कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो समय है ये हमने मूल बिंदु से शुरू कर लिया, मूल बिंदु से शुरू कर लिया। हम सारी गणनाएं जो हैं वो t बराबर 0 से करके स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर लास्ट में जब जो अपना आंसर आएगा उसमें से 2 सेकंड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अपने पास जो ओरिजिनल डायग्राम था उसमें गति t बराबर 2 सेकंड से शुरू हो रही थी। तो मैं यहाँ पर अगर मान लूँ t बराबर 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर कण को फेंक दिया हमने v वेग से, तो उसका अंतिम वेग जो है वो 0 कितने सेकंड बाद में होगा वो हमें देखना है। तो क्या क्या चीज़ें अपने पास हैं, ग्राफ के सहायता से मैं बोलूँगा कण को फेंका गया वेग जो है वो है 50 मीटर प्रति सेकंड। कण की जो त्वरण जो है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण कितना, हम अप्रोक्स लेके चल रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो है वो क्या निकालना है, t का मान निकालना है। कब निकालना है, जब वेग का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये 4 चीज़ें अपने पास है। इन 4 चीज़ों के अंदर जो रिलेशन है वो कौन सी समीकरण देती है, पहली समीकरण क्या होता है, v बराबर में u प्लस AT। v अंतिम वेग कितना हो रहा है, 0। प्रारंभिक वेग कितना, 50, प्लस आएगा माइनस। तो कण पहले किधर जा रहा है, वेग कम हो रहा है ना, तो वेग कम हो रहा है मतलब किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है। तो माइनस a की वैल्यू 10, t का मान निकालना है। तो t बराबर जो है वो कितना आ गया अपने पास, 5 सेकेंड आ गया। t बराबर कितना आ गया, 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड पर जाकर इसका वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें मिल गया t बराबर 5 सेकेंड। अब यह आंसर जो है वो तो अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग है, जब हमने t बराबर 0 से गणना स्टार्ट की है। अगर मैं t बराबर 2 से गणना स्टार्ट करता तो t का मान कितना आता, 8 सेकेंड, ठीक है। अब कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। तो अपना जो रियल आंसर है वो क्या बन जाएगा, वह समय बताओ जब कण के वेग की दिशा बदल रही है। तो t बराबर 2 मैं करता यहाँ पर, तो 2 सेकेंड तक तो ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 2 सेकेंड तो ये हो गई अपने पास। अब मैं 0 से लेकर 5 तक चल रहा हूँ, तो 0 पर जब हमने स्टार्ट किया था तो अपना आंसर आया 5 सेकेंड, ठीक है। गति एक्चुअल के अंदर कण कहाँ से शुरू कर रहा था, t बराबर 2 सेकेंड से, या 1 मिनट ये लेके चलो आप लोग, यही ग्राफ जो है वो बना के लेके चलो। t बराबर 2 सेकेंड वाला हम अलग से जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये ग्राफ अगर हो अपने पास तो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया, t बराबर 5 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो अधिकतम ऊंचाई, तो हम बोलेंगे वेग का मान 0 कब होता है, जब कण अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचे।
जब कण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचे, और अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान 0, तो यहाँ तक जितनी दूरी तय करेगा वही क्या हो जाएगी, अधिकतम दूरी हो जाएगी या अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। यानी वेग समय ग्राफ आपके पास है, आपको दूरी या विस्थापन निकालना है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक की बात करूँगा, 0 से 5 सेकंड की। तो तय की गई दूरी जो है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास क्या आ जाएगा, मैं बोलूँगा कि तय की गई अधिकतम ऊंचाई जब कण 0 से 5 सेकंड तक गति कर रहा है और 5 सेकंड पर वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच रहा है, तो ये वाली दूरी निकाल लो, यही क्या हो जाएगी, अधिकतम ऊंचाई। अब इसका मान कैसे निकालें, तो हम बोलें ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, 1/2, आधार का मान कितना, 5 गुणा में ये वाली क्या हो गई ऊंचाई, इस ऊंचाई का मान किसके बराबर, वेग के बराबर। कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 125, आपके पास क्या आ गया, क्षेत्रफल। और आपको ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई के बराबर, यानी 125 मीटर आपका आ गया आंसर। तीसरा क्या बोल रहा है आपको, तीसरा आपको बोल रहा है कण द्वारा चली, क्या बोल रहा है आपको, तीसरा आपको बोल रहा है कण द्वारा चली गई कुल दूरी व विस्थापन कितना होगा, कुल दूरी व विस्थापन कितना होगा। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था, कल क्या बताया था कि जब क्वेश्चन के अंदर हवा की कुछ भी बातें ना हो रही हो तो हवा के प्रतिरोध को हम नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं तो हम बोलेंगे कण सतह से अधिकतम ऊंचाई तक जितने समय में जाता है उतने ही समय में वो अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर वापिस आता है, अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर। यानी ये वाला जो समय है, यहाँ पर समय जो है वो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड, क्योंकि 0 से 5 तक वो अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है, तो 5 से 10 तक वो कहाँ पर आ जाएगा, वापस सतह पर आ जाएगा। आपको बोल रहा है कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी अगर आपको वेग समय ग्राफ के अंदर निकालनी है तो कुल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे कुल दूरी जो है वो इन दोनों भागों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। अब दोनों भागों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी तो ये जो नीचे वाली दूरी है ये तो अपने को पता ही नहीं है। तो कण को जिस वेग से फेंका जाता है, अगर हवा का घर्षण बल नहीं है तो वो पुनः उसी वेग से धरातल से आकर टकराता है, यानी जो उसका प्रारंभिक वेग था वही क्या बन जाता है, उसका अंतिम वेग बन जाता है। तो ये वाली जो भुजा है इसका मान 5 है, ये वाली जो भुजा है इसका मान है 50, तो वापिस से वही 250 आ जाएंगे अपने पास। अब जब कुल दूरी निकालनी है तो दोनों भागों के क्षेत्रफल का हम लोग परिमाण निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, परिमाण। अब परिमाण देखेंगे तो पहला कितना आया था 125 प्लस में दूसरा भी कितना आएगा 125, टोटल कितना हो गया 250 मीटर, यानी कुल दूरी कितनी तय कर रहा है वो 250 मीटर। अब ठीक है, अगर आपको कुल विस्थापन निकालना है तो विस्थापन जो है वो तो सदिश राशि होती है, उसके अंदर दिशा भी काम में आएगी, तो दिशा काम में आएगी तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर वाले क्षेत्रफल को तो ले लो धनात्मक, नीचे वाले क्षेत्रफल को क्या ले लेते हैं ऋणात्मक। तो ऊपर वाले को धनात्मक, नीचे वाले को ऋणात्मक लूँ तो मैं लिखूंगा a1 माइनस में a2 बराबर में 125 माइनस का 125 कितना हो गया 0, यानी कण कुल विस्थापन कितना तय कर रहा है, शून्य विस्थापन वो तय कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जिस बिंदु से कण गया था उसी बिंदु पर वो वापिस आ गया, तो जिस बिंदु से वो चला था उसी बिंदु पर अगर वापिस आ गया तो विस्थापन कितना हो जाता है 0, तो 0 ही अपना यहाँ पर आंसर आ रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है जब कण पुनः पृथ्वी की सतह पर आएगा तब उसका वेग, तो कण को यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो कण को जिस वेग से फेंका जाता है ऊपर की ओर उसी वेग से वो पुनः धरती पर आकर टकराएगा। यानी किस वेग से फेंका था हमने 50 से, तो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आकर ही वो धरातल पर टकराएगा। चलिए नोट कीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्न वक्र बनाइए, निम्न वक्र बनाइए। ठीक है, कैसे, कौन कौन से वक्र? सबसे पहली बात वो बोल रहा है विस्थापन समय वक्र, विस्थापन समय वक्र। ठीक है, दूसरा आपको बोल रहा है वेग समय वक्र, और तीसरा आपको बोल रहा है त्वरण समय वक्र, त्वरण समय वक्र। ये 3 वक्र अपने को बनाने हैं अगर कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विस्थापन समय वक्र की। ध्यान रखना, दूरी समय नहीं है, क्या है? विस्थापन और समय के मध्य वक्र है। तो सबसे पहले हमने बना लिया, ये हो गई अपने पास वाई एक्सिस, ये जो है ये हो गई अपने पास एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो है वो मैं ले रहा हूँ विस्थापन को, एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ समय को। ठीक है, अब विस्थापन और समय की बात करें तो देखो कण को ऊपर की ओर फेंक के देखो, ये कण रहा, इसको मैंने ऊपर की ओर फेंक दिया, वो अधिकतम ऊंचाई तक चला गया। अब अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद में वो कण जो है वो वापस नीचे की ओर आएगा और यहाँ तक वो कण जो है वो आ गया। ठीक है, अब जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पहले क्या हो रहा है, देखो विस्थापन बढ़ रहा है, यहाँ पर जाएगा तो विस्थापन का मान हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे कण वापस नीचे की ओर आता जाएगा तो विस्थापन का मान कम होता जाएगा, और जैसे ही वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः पहुंच जाएगा उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी पहले तो विस्थापन जो है वो बढ़ रहा है, उसके बाद में विस्थापन जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर मुझे विस्थापन समय वक्र बनाना है तो विस्थापन और समय के बीच में इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक संबंध देखते हैं। ठीक है, अब विस्थापन और समय के बीच में हम लोग संबंध देखें तो मैं लिख लेता हूँ s बराबर में ut प्लस में 1/2 at², ये हमने बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दूसरी कोई समीकरण हम लोग देखें तो v² बराबर में u² प्लस में 2as होती है अपने पास, ये समीकरण हो गई। अब देखिए अपने को विस्थापन और समय के बीच में वक्र जो है वो बनाना है, तो विस्थापन और समय के बीच में मुझे वक्र बनाना है। क्या क्या चीज़ें मेरे पास है यहाँ पर वो अगर मैं देखना चाहूँ तो कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, केवल इसी स्थिति की बात हो रही है, तो कण को ऊपर की ओर फेंक दिया। ठीक है, ये रहा प्रारंभिक वेग कुछ होगा इसका, अंतिम वेग कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो मुझे विस्थापन और समय के बीच में संबंध चाहिए तो मैं बोलूँगा ये दूसरी समीकरण उठा लो, s बराबर में मैंने लिख दिया प्रारंभिक वेग, समय ऊपर की ओर जा रहा है तो -1/2, यानी मैं इसको सीधा 5 ही लिख देता हूँ, g का मान 10 रखूँगा तो 2 से कैंसिल आउट होकर कितना बन गया? 5t² बन गया। अब देखो यहाँ पर विस्थापन की जो है वो अधिकतम घात है 1 और समय की अधिकतम घात कितनी है? 2। विस्थापन की अधिकतम घात तो है 1 और समय की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जब एक तरफ घात हो अधिकतम 2 और एक तरफ घात हो अधिकतम 2 और एक तरफ घात हो अधिकतम 1, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? यानी विस्थापन और समय में जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? कब? जब कण केवल ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब ऊपर की ओर कण जा रहा है समय के साथ साथ, तो मैं बोलूँगा कि समय बढ़ने के साथ साथ विस्थापन बढ़ेगा। कब? जब कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब, अधिकतम ऊंचाई तक की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा वक्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा?
समय की घात 2 विस्थापन की घात 1, तो समय की घात 2 विस्थापन की घात 1, इसका मतलब वक्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा। और परवलयाकार वक्र बनेगा तो हम कहेंगे विस्थापन जो है उसका ग्राफ जो है वो किस प्रकार का बनेगा, तो हम बोलेंगे परवलयाकार बनेगा, यानी इस प्रकार से ग्राफ जो है वो बनता जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ जो है वो बनता जाएगा परवलयाकार। अब हम लोग इसके साथ वेग का भी देखें कि भाई हम बोलते हैं विस्थापन समय वक्र की ढाल या प्रवणता जो है वो वेग को निरूपित करती है, तो इसकी ढाल या प्रवणता निकाल कर भी देख लेते हैं कि क्या हमने ये सही वक्र यहाँ पर बनाया है क्या। तो अगर मैं यहाँ पर ढाल निकाल कर देखूँ किसी भी बिंदु पर, 2 बिंदुओं पर निकाल के देख लो, यहाँ पर ढाल देखूँ तो मैं यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा उस कोण को देख लेता हूँ, यहाँ पर फिर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है इसको देख लेता हूँ। तो दोनों कोणों की मैं अगर तुलना करूँ तो मैं कहूँगा ये वाला कोण ज़्यादा है, ये वाला कोण क्या है, कम है। ये वाला कोण ज़्यादा है, इसका मतलब tan θ1 का मान भी ज़्यादा होगा किससे, tan θ2 से। और tan θ जो है वो क्या होती है, ढाल होती है। और विस्थापन समय वक्र की ढाल जो है वो वेग को निरूपित करती है, यानी पहले बिंदु पर वेग, यानी यहाँ पर वेग ज़्यादा है, यहाँ पर वेग क्या है, कम है। तो वेग पहले कम, पहले ज़्यादा, उसके बाद में कम हो रहा है, अंतिम बिंदु पर आकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विस्थापन समय के बीच में जो वक्र बनेगा वो बनेगा परवलयाकार इस तरीके से। ठीक है, यह अपन ने बना लिया किसके बीच में, विस्थापन समय के बीच में। कैसे बनाया, हमने वक्र बनाना देखा था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कि एक की घात अधिकतम 2 हो, दूसरे की घात अधिकतम 1 हो, तो हम वहाँ पर क्या कौन सा वक्र बनाएंगे, परवलयाकार वक्र बनाएंगे। तो समय की घात तो 2 थी और विस्थापन की घात कितनी थी, 1 थी, तो हमने वक्र जो है वो यहाँ पर बना लिया इस प्रकार का। अब इसके अंदर वक्र जो है वो एक प्रकार से और से भी सकता है। कैसे, मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख लूँ कि विस्थापन समय के बीच में वक्र जो है वो बन जाए इस प्रकार से यहाँ पर, तो ऐसा वक्र भी यहाँ पर बनता है। लेकिन वो कैसा बनेगा वक्र, वो किस पर निर्भर करता है, आप वाई एक्सिस पर किसको ले रहे हो और एक्स एक्सिस पर किसको ले रहे हो। चलिए ये वक्र बनाइए। दूसरा वक्र हम लोग बनाते हैं। दूसरा वक्र जो है वो अपने पास क्या है, वेग समय का, वेग समय वक्र। अब वेग समय वक्र की बात करें, हम कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, केवल अधिकतम ऊंचाई तक की ही बात कर रहा हूँ मैं, केवल अधिकतम ऊंचाई तक की बात कर रहा हूँ। तो देखो कण को ऊपर की ओर फेंक दिया तो प्रारंभिक वेग मान लो u, अंतिम वेग कितना हो गया, 0। ठीक है, अब समय तो लगातार बढ़ता ही जाता है, अब समय लगातार बढ़ रहा है, वेग घट रहा है। तो वेग समय में अगर आपको वक्र बनाना है तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना ली। अब वेग और समय के बीच में संबंध देखो आप लोग, तो मैं कहूँगा कि v बराबर में होता है u प्लस at, यही होता है। दूसरा, यहाँ पर अंतिम वेग हो रहा है 0, प्रारंभिक वेग u प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस त्वरण कितना g, समय कितना t, तो u बराबर में कितना आ गया आपके पास, gt। तो ये रहा वेग, ये रहा अपने पास है समय। अब अगर इनकी तुलना करें तो ये जो वक्र है वो किस प्रकार का बनेगा, तो मैं कहूँगा u की भी, y की भी अगर अधिकतम घात 1 हो, t की भी अधिकतम घात अगर 1 हो, तो दोनों की अधिकतम घात अगर 1 हो तो ये समीकरण y बराबर mx प्लस में c की तरह नज़र आती है, y बराबर mx प्लस c की तरह नज़र आती है, इसकी तरह नजर आएगी, मतलब सरल रेखीय वक्र बनेगा। अब सरल रेखीय वक्र जो है वो कहाँ से शुरू होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 0 और इसकी मैं तुलना कर रहा हूँ, इसकी मैं तुलना करूँगा मतलब वाई एक्सिस पर तो हम लोग लेते हैं वेग को, एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं समय को, ले लिया। अब वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर समय को ले लिया, सी का मान यानी अंतःखंड की लंबाई कितनी, 0, मतलब वक्र जो है वो कहाँ से शुरू होगा, मूल बिंदु से शुरू होगा। तो मूल बिंदु से शुरू होगा वक्र, लेकिन वेग का जो मान है वो वेग का मान क्या होता जा रहा है, समय के सापेक्ष कम होता जा रहा है। अब समय के सापेक्ष वेग का मान कम होता जा रहा है, अंतःखंड की लंबाई जो है वो कितनी आ रही है यहाँ से अपने पास,
जीरो आ रही है। तो कैसे हम लोग यहाँ पर देखें, तो हम लोग इसके अंदर करेक्शन करते हैं। कैसे कि हम बोलेंगे कि अंतिम बिंदु तक कण पहुंच नहीं रहा, उससे थोड़ा सा कुछ समय पहले की हम लोग बात कर लें, कुछ समय पहले की हम लोग बात कर लें। तो कुछ समय पहले की बात करेंगे तो अंतिम वेग क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अंतिम वेग जीरो नहीं होगा तो समीकरण जो है वो क्या बन जाएगी, हम बोलेंगे v को ले लेते हैं हम y एक्सिस पर, प्रारंभिक वेग तो नियत हो गया आपके पास, ठीक है। t को किसको ले लिया, x एक्सिस पर, x के गुणा में क्या आ गया m, माइनस में क्या आ गया c। ये समीकरण यहाँ पर बन रही है। इसको मैं थोड़ा सा सुंदर लिख लूँ, मैं क्या बोलूँगा, माइनस mx प्लस में c हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखो y एक्सिस पर वेग को ले लिया, x एक्सिस पर हमने समय को ले लिया, लेकिन इसकी प्रवणता जो है इस सरल रेखा की वो कैसी है, ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक प्रवणता है और ग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, मूल बिंदु से स्टार्ट भी नहीं हो रहा क्योंकि c का मान जीरो नहीं है। तो आपको ऋणात्मक प्रवणता की एक सरल रेखा बनानी है, तो मैं ऋणात्मक प्रवणता की एक सरल रेखा बना देता हूँ। ये लो, ये ऋणात्मक प्रवणता की सरल रेखा हो गई। ये वाला जो मान है वो है आपके पास c का मान, और c का मान अगर मैं तुलना करूं तो c का जो मान है वो किसके बराबर है, u के बराबर है। अब u के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि कण का प्रारंभिक वेग u था, धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की ओर, मतलब वेग का मान कम होता जा रहा है और अधिकतम ऊंचाई पर जाकर कण का वेग जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके नीचे भी चला जाता अगर हम लोग संपूर्ण गति की बात करते तो, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं, कण को केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फेंका गया है, उसकी संपूर्ण गति की हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने पास हो गया वेग समय वक्र। चलिए छापिए इसे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्वरण समय वक्र। त्वरण समय वक्र। अब त्वरण समय वक्र बनाना है, ये लो भाई बना दिया हमने। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। y एक्सिस पर हमने ले लिया त्वरण, या फिर इसे मैं बोल सकता हूँ मंदन, क्योंकि केवल अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है तो। दूसरा जो है वो क्या आ गया अपने पास है, समय आ गया, ठीक है। अब कण जब ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति करे या फिर नीचे की ओर वो गति करता है, क्या कण की गति का त्वरण बदलता है क्या, तो हम बोलते हैं कि कण की गति का त्वरण नहीं बदलता। चाहे कण ऊपर की ओर गति करे या नीचे की ओर गति करे, हम g का मान जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं। केवल बदलती है तो त्वरण की दिशा बदलती है, बाकी त्वरण का परिमाण कभी भी नहीं बदलता। तो नहीं बदलता तो हम लोग ग्राफ जो है वो किस प्रकार का बना देंगे, बिल्कुल सरल रेखा। यानी समय चाहे कितना भी ज़्यादा हो, त्वरण का मान ना तो बढ़ता है ना घटता है, ठीक है, यहाँ तक। यानी जब तक कि वो कहाँ पर ना पहुँचे, अधिकतम ऊंचाई तक ना पहुँचे। अधिकतम ऊंचाई से बाद की बात करें तो त्वरण की दिशा बदल जाएगी। तो अगर इसी के अंदर मैं बना दूं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने पास यही रहा। अगर हम संपूर्ण गति की बात कर लेते हैं तो मैं बोलूँगा त्वरण जो है वो इस प्रकार का होगा। ये पूरा ग्राफ बनेगा, केवल त्वरण का मान तो वही रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसकी दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, बदले जाएगी। तो ये तीनों अपने पास वक्र हो गए। अब अगर अपने को संपूर्ण गति का पूछ रहा है तो संपूर्ण गति का भी हम लोग ग्राफ जो है वो इसी तरीके से बना सकते हैं, और ग्राफ के बेसिस पर हम किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के जो अपने पास ये वीडियो है, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। आपका 1D जो है उसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। थैंक यू।